Hello students, in this lecture today we discuss the chapter number 1 of macroeconomics. Name of chapter is Nature and Scope of Macroeconomics. फर्स्ट और लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रोइकोनॉमिक्स की ग्रोथ कैसे हुई. Let us I read out the definition. Macroeconomics, according to Shapiro, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. शेपिरो क्या कहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र. गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन देखते हैं. मैक्रोइकोनॉमिक्स कंसर्न्स विद सच वेरिएबल्स एज द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with general price level. तो आप अपनी बुक से जो है देख सकते हैं. गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन है, स्पेंसर की है. इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से संबंधित है और इसमें हम एग्रीगेट वेरिएबल जो सामूहिक तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, कुल उत्पादन की मात्रा कितनी है, कितने साधन को रोज़गार मिला है, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, सामान्य कीमत स्तर कितना है या बेरोज़गारी का स्तर क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है. अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड, प्राइस, सप्लाई, फर्म का अध्ययन करते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द फॉलोइंग वेरिएबल्स. नंबर 1 इज़ एग्रीगेट कंजम्पशन, कुल उपभोग. कुल उपभोग में पूरी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल किया उपभोग के लिए लोगों ने. सेकेंड इज़ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश. एक निश्चित समय अवधि में से 1 ईयर में सारे प्रोड्यूसर्स ने कितना खर्च किया है वस्तुओं को खरीदने में, जिससे कि एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ा है. यानी कि निवेश प्रोड्यूसर्स गुड्स पर किया जाता है जिससे वर्ष के अंत में पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक बढ़ जाता है. थर्ड इज़ एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग. कुल मांग जो है इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के खरीद पर लोग कितना खर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. फिर है एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति. इट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. पूरे वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कितना कुल उत्पादन हुआ. फिफ्थ इज़ डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय. इट मीन्स इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर. घरेलू आय का मतलब है कि जो किसी देश की सीमाओं के, भौगोलिक सीमाओं के अंदर जितना कुल उत्पादन किया गया. सिक्स्थ इज जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर. इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक निश्चित समय अवधि में जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो कीमत सूचकांक है वो जनरल प्राइस लेवल कहलाता है, जिसमें वृद्धि या कमी होती रहती है. तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे. नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है. क्षेत्र का मतलब है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन सी थ्योरीज, कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं और किस दृष्टिकोण से जो है वो देखा जाता है. फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज हैं. नंबर 1 इज़ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, जिसमें हम नेशनल इनकम, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स, विभिन्न धारणाएं, सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखा, राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियां, उसके विभिन्न कंपोनेंट्स या अंग का अध्ययन करते हैं. सेकेंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बेरोजगारी के निर्धारण से संबंधित जो समस्याएं हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जैसे कि इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन, कुल उपभोग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश और कुल बचत जो है, ये वेरिएबल्स हैं। देन थर्ड इज थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत, changes in demand for and supply of money that have a great impact on the level of employment and national income in any economy. Theory of money, मुद्रा का सिद्धांत क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में और उसकी मांग में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, उत्पादन का स्तर, उपभोग का स्तर, व्यय का स्तर, सब में परिवर्तन होता है। और इसके लिए आपका बैंकिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट नोट्स इशू करती है, वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका अध्ययन होगा। फोर्थ इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले कहा कि कीमत स्तर कैसे निर्धारित होता है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ हैं जो इसमें ऐड होंगी, और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी कि कीमतों का बढ़ना, डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा विस्फीति, कीमतें कैसे कम होती हैं, कैसे प्राइस स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, वो सब इसमें हम अध्ययन करते हैं। Next is economic growth and development. Economic growth and development means the increase in constant increase in per capita real income and national income of the economy. किसी अर्थव्यवस्था में देश जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अगर लगातार बढ़ते हैं, इट मीन्स कि देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी विकास को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या पुअर इकोनॉमीज़ हैं उनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल्स, व्यावसायिक चक्र या व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स, दीज रेफर टू द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कि उत्पादन, उपभोग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, प्राइसेस, इनमें कितनी उतार चढ़ाव आते हैं। द फ्लक्चुएशंस इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ लाइक प्राइसेस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जो है इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स हमेशा आते रहते हैं। समटाइम्स देयर इज़ इन्फ्लेशन, समटाइम्स डिफ्लेशन, डिप्रेशन, समटाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज है, कभी कम है, तो वो दीज आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या सिद्धांत हैं उसके, टैरिफ प्रोटेक्शन क्या होता है, संरक्षणवाद की नीति क्या होती है, व्यापार से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं, इन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड। देन इज बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी, बजट, घाटे का बजट और राजकोषीय नीति। गवर्नमेंट जो है मैक्रो लेवल पे बजट बनाती है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट, टैक्सेस हैं, और फिस्कल पॉलिसी उसी से रिलेटेड है। तो फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द बजट, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो बजट बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट इनकम, रिवेन्यू जनरेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है, वो इसमें हम स्टडी करते हैं। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो ब्याज की दर है और मौद्रिक नीति है। फिस्कल पॉलिसी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, यानी कि राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की नीति से है, सरकार की आय और व्यय से। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की उपलब्धता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर यानी कि कॉस्ट ऑफ मनी, और मनी कहाँ कितनी ज़्यादा इशू हुई, कितनी कम इशू हुई, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पर या रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ा।